हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो जेक बोर्ड क्लास 1 से लेकर क्लास 7 तक हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 16 जनवरी से शुरू होने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग 2022-23 का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। क्लास 7 का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में हमने हिंदी, इंग्लिश और गणित का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा था। पार्ट 2 में यानी कि इस वीडियो में हम लोग विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत का क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 2021 में जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन यानी कि मिड टर्म असेसमेंट हुआ था, वही क्वेश्चन मैं यहाँ पर आप लोगों को बताने वाला हूँ। क्योंकि यह जेक बोर्ड में आ चुका है तो इसलिए यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरा का पूरा आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। इसी प्रकार से आपका हाफ ईयरली एग्जामिनेशन होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साइंस में देखिए 29 नंबर से शुरू होता है। 29 नंबर का क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो देखिए विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। पहला स्कर्वी, दूसरा रिकेट्स, तीसरा रतौंधी, चौथा बेरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेरी। ओके, विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। फिर देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन, 30 नंबर, दंत क्षय रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है। पहला ऑप्शन देखिए विटामिन सी, दूसरा कैल्शियम, तीसरा आयोडीन, चौथा फास्फोरस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम। इसे याद कर लीजिएगा, दंत क्षय कैल्शियम की कमी से होता है। फिर देखिए 31 नंबर का क्वेश्चन है, वर्षा का जल कहाँ जाता है। वर्षा का जल कहाँ जाता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है नदी, दूसरा तालाब, तीसरा सागर, चौथा इन सभी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी में। देखिए वर्षा का जल नदी में भी जाता है, तालाब में भी जाता है और नदी तालाब से होते हुए बहते हुए यह सागर में जाता है। क्लियर है, मतलब सभी जगह जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं 32 नंबर की ओर। 32 नंबर का क्वेश्चन देखिए, वायु कैसी होती है। तो देखिए पहला ऑप्शन है अपारदर्शी, दूसरा पारदर्शी, तीसरा पारभासी, चौथा चमकदार। तो वायु देखिए वायु पारदर्शी होती है। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पारदर्शी होती है। इसलिए हम लोग आर पार देख सकते हैं, नहीं तो हम लोगों को कुछ भी नहीं दिखाई देता। फिर देखिए 33 नंबर का क्वेश्चन है, विटामिन सी से परिपूर्ण 2 भोज्य पदार्थों के नाम लिखिए। तो देखिए कौन से ऐसे भोज्य पदार्थ है जिसमें विटामिन सी पाया जाता है। तो देखिए पहला में लिखना है आपको संतरा। ओके, संतरा में विटामिन सी पाया जाता है। और दूसरा 2 भोज्य पदार्थ का नाम लिखना है, एक संतरा हो गया और दूसरा आपको लिखना है इसमें टमाटर। ओके, टमाटर। तो 2 लिख लीजिए, पहला संतरा और दूसरा टमाटर, दोनों में विटामिन सी पाया जाता है। फिर देखिए 34 नंबर का क्वेश्चन है, पेयजल दूषित होने के 2 कारण लिखें। पेयजल दूषित होने के 2 कारण लिखें। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं हम लोग। तो देखिए 34 नंबर का आंसर, पेयजल दूषित होने के 2 कारण, पहला कारण और दूसरा कारण। पहला कारण देखिए, कीटनाशक का अधिक उपयोग से जल प्रदूषण होता है। ओके, कीटनाशक का अधिक उपयोग से जल प्रदूषण होता है। फिर दूसरा देखिए, औद्योगिक दूषित जल को नदी या सागर में प्रवाहित करने पर भी पेयजल दूषित होता है। ओके, ये दोनों का आप लिख लीजिए, 2 कारण, और बहुत सारा कारण है लेकिन आपका आंसर सिर्फ 2 लिखना है, तो इसलिए मैंने सिर्फ 2 लिखा है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर की ओर। तो यहाँ पर देखिए एक डायग्राम मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये वाला आप लोगों को बनाना पड़ेगा। ये जल चक्र का डायग्राम है, चित्र है। जैसे यहाँ पर वर्षा बरस रहा है, उसके बाद नदी से होते हुए सागर में, समुद्र में, उसके बाद वाष्पीकृत होकर ऊपर जा रहा है, बादल बन रहा है, फिर संघनन होते हुए फिर बादल बन के फिर गिर रहा है। तो यहाँ पर एक जल चक्र बन रहा है। ओके, गोल गोल चक्र बन रहा है, इसी को कहते हैं जल चक्र। ये डायग्राम आप कहीं से भी बना सकते हैं, अपना बुक से भी बना सकते हैं या ऐसे भी बना सकते हैं। इसके बाद कुछ नीचे लिखना है जल चक्र के बारे में। तो चलिए हम लोग उसे देखते हैं। आपको अब लिखना है यहाँ पर देखिए, जल चक्र का तात्पर्य पृथ्वी के स्थल मंडल, जल मंडल तथा वायुमंडल के बीच होने वाले जल के चक्रीय प्रवाह से है। इनसे बनने वाला वाष्प संघनन की क्रिया के द्वारा बादल में परिवर्तित हो जाता है। फिर वर्षण की प्रक्रिया के द्वारा बादल के रूप में संग्रहित जल वर्षा की बूंदों तथा
हिमपात के रूप में नीचे गिरता है। तो ये पूरा लिखना पड़ेगा आपको, और जो पीछे मैंने थोड़ी देर पहले जो डायग्राम दिखाया था उसे भी ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर की ओर। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए 36 नंबर। 36 नंबर का क्वेश्चन है, अगर वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस खत्म हो जाए तो क्या होगा। अगर वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस खत्म हो जाएगा तब क्या होगा। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो देखिए इसका आंसर आपको लिखना है, नीचे देखिए आंसर यहाँ पर, वायुमंडल से वायु या ऑक्सीजन गैस समाप्त हो जाएगी तो पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना जीवन संभव नहीं है। समझ में आ रहा है? तो इसे नोट कर लीजिए। देखिए ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हम लोग श्वास नहीं लेंगे। बिना खाए हम लोग 2 दिन रह सकते हैं, लेकिन बिना श्वास लिए 5 मिनट में नहीं रह सकते। इसलिए अगर ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा तो पूरा सजीव जगत ही खत्म हो जाएगा। इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर देखिए 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन है, भोजन के पोषक तत्वों को सुरक्षित रखने या सुरक्षित करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। भोजन के पोषक तत्वों को सुरक्षित करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो देखिए इसका आंसर यहाँ से है, खाने में पर्याप्त मात्रा में पानी डालना जरूरी होता है। यदि आप अधिक पानी डाल देते हैं तो उनमें मौजूद पोषक खत्म हो जाते हैं। जितनी ज़रूरत हो उतने मात्रा में पानी डालें, क्योंकि बहुत अधिक पानी पोषक तत्वों को खाना पकाने के पानी में घोल देगा। अपनी सब्जियों को कम पानी में धीमी आंच पर पकाएं। ओके, तो इस तरीके से खाना पकाएंगे तो हमारा पोषक तत्व खाना से कहीं नहीं जाएगा और भोजन में पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में रहेगा। इसे नोट कर लीजिए और हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर की ओर। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए 38 नंबर। 38 नंबर का क्वेश्चन है, मिट्टी में जल डालने पर वायु के बुलबुले क्यों बाहर आते हैं। एक्चुअल में यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जल एक्चुअल में आगे रहना चाहिए, ठीक ना, ऐसे होना चाहिए यहाँ पर क्वेश्चन। जल में मिट्टी डालने पर, पानी रहेगा, पानी में हम लोग मिट्टी डालेंगे तब ना वहाँ से बुलबुला बाहर निकलेगा। मिट्टी से तो बुलबुला कैसे बाहर निकलेगा। ये क्वेश्चन सही है पर यहाँ पर बस थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो देखिए इसका ये क्वेश्चन अगर पढ़ते हैं हम लोग, देखिए जल में मिट्टी डालने पर वायु के बुलबुले बाहर क्यों आते हैं, ये क्वेश्चन होना चाहिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। मिट्टी छोटे छोटे कणों से बनी होती है एवं इन कणों के बीच जो खाली स्थान होती है उसमें वायु रहती है। जब मिट्टी को जल में गिराया जाता है तो जल इन छिद्रों में प्रवेश करता है तो वहाँ की वायु बुलबुले के रूप में बाहर आ जाती है। ओके, तो इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट नंबर की ओर। साइंस का ये लास्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग बढ़ते हैं सोशल साइंस की ओर, सामाजिक विज्ञान। तो देखिए 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर का क्वेश्चन है, किन लोगों द्वारा पहली बार भारत को हिंदुस्तान कहा गया था। तो देखिए पहला ऑप्शन है अरबों द्वारा, दूसरा तुर्कों द्वारा, तीसरा ईरानियों द्वारा, चौथा यूनानियों द्वारा। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईरानियों द्वारा। फिर देखिए 40 नंबर का क्वेश्चन। 40 नंबर का क्वेश्चन है, झारखंड के किस नदी घाटी से नवपाषाणकालीन चाकूनुमा धारदार पत्थर के उपकरण मिले हैं। तो देखिए एक्चुअल में इसका आंसर मुझे नहीं मिला, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि या तो दामोदर होगा या फिर स्वर्णरेखा। अब देख लीजिए, अगर समझ में आता है तो बनाइए, नहीं तो इसे छोड़ दीजिए। ओके, दोनों में से एक सही है, लेकिन कौन सा सही है मैं कंफर्म नहीं बता पा रहा हूँ। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग 41 नंबर। 41 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बिहू, ओणम, पोंगल आदि शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। तो देखिए लोक नृत्य या लोकगीत, लोक संगीत, या फिर दूसरा लोकगीत, या तीसरा पर्व त्योहार। तो देखिए इसका सही आंसर होना चाहिए पर्व त्योहार। क्लियर है? जिसे असम में बिहू पर्व मनाया जाता है, लेकिन बिहू नृत्य भी होता है। ओके ना, बिहू नृत्य भी होता है। तो देखिए आप ऑप्शन नंबर डी कर दीजिए, ऑप्शन नंबर डी थोड़ा सटीक लग रहा है। फिर देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है, भारत के मध्य से गुजरने वाली एक महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा निम्नलिखित में से कौन सी है। तो देखिए पहला ऑप्शन है कर्क, दूसरा मकर, तीसरा
आर्कटिक वृत्त और चौथा अंटार्कटिक वृत्त। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्क रेखा। ओके, झारखंड से गुजरता है, रांची से आप लोग जानते होंगे, कांके से होते हुए कर्क रेखा गुजरता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। फिर देखिए 43 नंबर का क्वेश्चन है, पांडुलिपि से आप क्या समझते हैं। ओके, पांडुलिपि से आप क्या समझते हैं। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, देखिए पांडुलिपि अतीत में हाथ में लिखी गई पुस्तकों को पांडुलिपि कहा जाता है। ओके, एक्चुअल में यहाँ पर देखिए अतीत में हाथ से होना चाहिए, हाथ से, यहाँ पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा में नहीं होगा, यहाँ पर से होगा, से। हर बार मैं इसे रिपीट कर रहा हूँ। देखिए अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकों को पांडुलिपि कहा जाता है। ये पांडुलिपि प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्रों में उगने वाले बुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से भोजपत्र पर लिखी मिलती है। ओके, तो इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर की ओर। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए 44 नंबर का क्वेश्चन है, शैल चित्रकारी का क्या अर्थ है। शैल चित्रकारी का क्या अर्थ है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। हम लोग क्वेश्चन और एक बार रीड कर लेते हैं। शैल चित्रकारी किसे कहते हैं। देखिए इसका आंसर, प्राचीन काल में लोग जिन गुफाओं और कंदराओं में रहते थे उन्हें सजाकर रखना सीख गए होंगे। उन्होंने अपने औजारों को परिष्कृत करके कलात्मक ढंग से प्रभावशाली फलक का निर्माण किया और पाषाण खंड पर आकृति को उकेर करके प्रथम कला का निर्माण किया, जिसे शैलचित्र कहते हैं। ओके, तो इसे नोट कर लीजिए। शैलचित्र मतलब होता है, पहले लोग गुफा में रहते थे तो गुफा में भी ड्राइंग वगैरह किया करते थे, मतलब चट्टानों पर, तो उसको कहते हैं शैल चित्रकारी। शैल मतलब पत्थर होता है, चित्रकारी मतलब चित्रकला। समझ में आ रहा है। तो पत्थरों पर चित्रकला को कहते हैं शैल चित्रकारी। इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर की ओर। अब देखिए नेक्स्ट नंबर 45 नंबर का क्वेश्चन है, सौर मंडल के अतिरिक्त ग्रह कौन कौन है, नाम लिखिए। तो देखिए हम लोग को पता है सौर मंडल में पहले 9 था, लेकिन अब सौर मंडल में सिर्फ 8 ग्रह रह गए हैं। तो इसके अलावा और कौन कौन से ग्रह रहते हैं, 8 ग्रह के अलावा और कौन कौन से अतिरिक्त ग्रह रहते हैं, उनका नाम लिखना है। तो चलिए हम लोग आंसर लिखते हैं। इसका आंसर आप यहाँ से लिखिए। देखिए अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ओके, अब आगे देखिए, इनके अतिरिक्त 3 बौने ग्रह और हैं। पहला देखिए सीरीस, दूसरा प्लूटो और तीसरा एरिस। तो यहाँ पर एक्चुअल में बस ये तीनों आंसर होना चाहिए, लेकिन आपको पूरा लिखना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, क्योंकि पूरा लिखना पड़ेगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर की ओर। नेक्स्ट नंबर देखिए 46 नंबर का क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्रोत किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं कि पुरातात्विक स्रोत किसे कहते हैं और इसका क्या क्या उदाहरण है। यहाँ से आंसर लिखिएगा आप। पुरातात्विक स्रोत, देखिए पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत अतीत के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। भारत के गौरवशाली इतिहास के स्रोतों के रूप में जहां एक और साहित्यिक स्रोत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वहीं पुरातत्व भी कम नहीं है। ओके, तो इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग कुछ इसका उदाहरण देखते हैं। तो देखिए कुछ उदाहरण यहाँ से देखिए, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत निम्नलिखित चीजें आती है। ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए देखते हैं। अवशेषों में स्मारक, सिक्के, मिट्टी के बर्तन, पत्थर तथा धातु के औजार, प्रतिमाएं तथा अन्य प्रकार की चीजें शामिल है। स्मारक में प्राचीन इमारतें, मंदिर व मूर्तियां आती है। इनके विभिन्न युगों की सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक परिस्थितियों की जानकारी मिलती है। शिलाओं, खंभों, पत्थरों की दीवारों या मिट्टी तथा पत्थरों के छोटे फलकों पर उकेरे गए लेख भी हमारे जीवन की महत्वपूर्ण माध्यम है। तो इतना आपको पूरा लिखना है, पूरा लिख लीजिए। फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट नंबर देखिए 47 नंबर का क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के प्रमुख
त्योहारों का वर्णन करें। तो चलिए, झारखंड राज्य के प्रमुख त्यौहार कौन कौन से आप लोगों को पता होगा, सरहुल वगैरह कर्मा सब मनाया जाता है, तो इसका वर्णन करते हैं हम लोग। तो चलिए इसका आंसर लिखिए। आपको यहाँ से लिखना है, झारखंड में पूरे उल्लास के साथ सभी त्यौहार को मनाया जाता है। देश भर में मनाए जाने वाले सभी त्यौहारों को भी झारखंड में पूरे उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस राज्य में मनाए जाने वाले त्यौहारों से झारखंड का भारत में सांस्कृतिक विरासत के अद्भुत उपस्थिति का पता चलता है। देखिए, हालांकि झारखंड के मुख्य आकर्षक आदिवासी त्योहारों के उत्सव में होते हैं। यहाँ की सबसे प्रमुख उल्लास के साथ मनाए जाने वाली त्योहारों में से सरहुल एक है। ओके, में से एक सरहुल है। उसके बाद आप नीचे लिखिएगा, सरहुल के बारे में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ से देखिए, सरहुल देखकर लिखिएगा, सरहुल वसंत के मौसम के दौरान मनाया जाता है, जब साल के पेड़ की शाखाओं पर नए फूल खिलते हैं। यह गांव के देवता की पूजा है, जिन्हें इन जनजातियों का रक्षक माना जाता है। लोग खूब नाचते हैं जब नए फूल खिलते हैं। देवताओं की पूजा साल की फूलों से की जाती है। गांव के पुजारी या पहान कुछ दिनों के लिए व्रत रखते हैं। सुबह में वह स्नान लेते हैं और कच्चा धागा से बना एक नया धोती पहनते हैं। उस दिन के पिछले शाम 3 नए मिट्टी के बर्तन लिए जाते हैं और ताज़ा पानी भरा जाता है, और अगली सुबह इन मिट्टी के बर्तनों के अंदर पानी का स्तर देखा जाता है। फिर देखिए नीचे, ये थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन लिखना पड़ेगा क्योंकि 3 नंबर का है, इसीलिए। अगर देखिए, अगर पानी का स्तर कम होता है तो इससे अकाल या कम बारिश होने की भविष्यवाणी की जाती है, और यदि पानी का स्तर सामान्य रहता है तो वह एक अच्छी बारिश का संकेत माना जाता है। पूजा शुरू होने से पहले पहान की पत्नी पहान के पैर धोती है और उनसे आशीर्वाद लेती है। तो इतना आपको पूरा लिखना पड़ेगा, 3 नंबर का है, थोड़ा सा लिख लीजिए, ज़्यादा नहीं लगेगा, 5 मिनट ज़्यादा टाइम लगेगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर की ओर। नेक्स्ट देखिए 48 नंबर, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। भारत विविधता में एकता वाला देश है। भारत विविधता में एकता वाला देश है, स्पष्ट करें। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। इसका आंसर लिखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल को HDS ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर मैं JCRT का सारा सोल्यूशन अपलोड कर रहा हूँ। बेल आइकन ऑन रखिएगा। बेल आइकन ऑन रखने से क्या होगा कि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा इस चैनल पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो का लाभ हो सके। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब भारत विविधता में एकता वाला देश से स्पष्ट करें इसका आंसर की ओर। तो चलिए आप यहाँ से लिखना शुरू कीजिए। विविधता में एकता होना अर्थात अलग अलग होने पर भी एक होना। क्लियर है? विविधता में एकता का मतलब ये होता है कि अलग अलग होने पर भी एक होना। ये देखिए, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा लंबा लिखना पड़ेगा। ओके, चलिए आगे देखिए। बाग एक होता है परंतु उनमें अनेक प्रकार के फूल होते हैं। गुलाब, गेंदा, चंपा, चमेली और भी बहुत से फूल, फिर भी एक ही बाग है। ओके, समझ में आ रहा है? बहुत सारा फूल रहता है बाग में लेकिन वह एक ही बाग रहता है। हाथ में भिन्न भिन्न साइज की 5 उंगलियां हैं, फिर भी एक हथेली है। देखिए, भारत में अनेक प्रकार के लोग, वेशभूषा, बोली, रीति रिवाज, त्यौहार, खान पान सब अलग अलग है, फिर भी एक भारत है। और अलग अलग होते हुए भी हम सब भारतीय हैं। ओके, इसे लिख लीजिए। उसके बाद देखिए नीचे, विविधता में एकता होना ही हमारे भारत की विशेषता है। तो देखिए विशेषता को नीचे लिखते हैं हम लोग। पहला नंबर देखिए, विविधता में एकता होने से देश की ताकत बढ़ती है। अगर देखिए, विविधता में एकता सबको एक साथ खड़े होने में मदद करती है। तीसरा देखिए, विविधता खुशियाँ और उत्साह लाती है। फिर चौथा देखिए, विविधता में एकता शक्ति और शांति का प्रतीक है। फिर देखिए 5th नंबर, विविधता में एकता हमारी विरासत है। उसके बाद लास्ट देखिए 6 नंबर, विविधता में एकता से एक खुशहाल और बेहतर समाज बनता है। तो इस तरीके से आज हम लोग जैकबोर्ड क्लास 6 का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2022-23 का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें। पार्ट 1 का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑल पर क्लिक कीजिएगा ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए गुड डे।